हेलो बच्चों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं बेटा आज के लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को। ये न्यूटन लॉस का बेटा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था और उसके अंदर हमने न्यूटन के 3 लॉस पढ़ लिए थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और उसके साथ साथ हमने बात करी थी बेटा मोमेंटम के बारे में। ठीक है, आज हम मोमेंटम से मिलता जुलता ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंपल्स एंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इंपल्स के बारे में। इंपल्स क्या होता है? तो इंपल्स होता है बेटा इंपैक्ट ऑफ फोर्स। इंपल्स क्या होता है बेटा? इंपैक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स ने कितना इंपैक्ट पैदा किया है, फोर्स ने कितना इंपैक्ट पैदा किया है। इंपल्स क्या है? इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि फोर्स कितना इंपैक्ट पैदा करता है तो यह बात हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखो बच्चों, इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, और इंपैक्ट डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। इंपैक्ट कितना आ रहा है फोर्स का, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। पहली चीज कि कितना हमने फोर्स लगाया, कितना हमने फोर्स लगाया। अगर ज्यादा बड़ा फोर्स लगाएंगे तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने समय के लिए फोर्स लगाया। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने समय के लिए फोर्स लगाया। सो इंपैक्ट ऑफ फोर्स या इंपल्स शुड डिपेंड अपॉन फोर्स एंड टाइम। सो हाउ डू वी राइट इट? हम इसको लिखते हैं एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। सो इंपल्स क्या हुआ बेटा? इंपल्स हुआ इंटीग्रेशन एफ डी टी, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है बेटा ये। ठीक है, अच्छा, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस ही डायरेक्शन में इंपल्स भी होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be same as direction of impulse। इंपल्स हमेशा फोर्स की ही बेटा डायरेक्शन में रहने वाला है। ठीक है, इंपल्स फोर्स की ही डायरेक्शन में रहने वाला है। सो इंपल्स लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, वेयर एफ इज द फोर्स, आई इज द इंपल्स। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पर हम कहें कि फोर्स कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा बेटा? फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर और हम लिख पाएंगे इंपल्स कुछ और नहीं बल्कि क्या है? इंपल्स है फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स क्या है बेटा? इंपल्स है फोर्स इंटू टाइम। अगर फोर्स कांस्टेंट है और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या लिख पाएंगे? अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम लिख पाएंगे एफ वेक्टर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। वेरिएबल होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट होगा तो हम सिंपली फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों, अब हम एक और तरीके से इंपल्स को स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं देखते हैं। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ की बात करी थी, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने कहा था कि फोर्स क्या होता है। हमने कहा था कि फोर्स होता है dp बाय dt। फोर्स होता है बेटा dp बाय dt। ठीक है ना, मैं लिख के आया था, आपने, मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा आपने टी शर्ट के ऊपर कि मे F बराबर dp बाय dt बी विद यू। स्टार वॉर में था ना हमारा एक डायलॉग, मे द फोर्स बी विद यू, मे द फोर्स बी विद यू। और फोर्स को हमने क्या कर दिया? फोर्स क्या है? dp बाय dt है। फोर्स क्या है? dp बाय dt है। तो हमने कहा कि फोर्स है dp बाय dt। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये बोलते हैं किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स। अगर आप एवरेज फोर्स लिखना चाहते हैं तो एवरेज फोर्स लिखा जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। अब इसको हम यहां पे क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं कि फोर्स चेंजेस मोमेंटम। फोर्स चेंजेस मोमेंटम। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि फोर्स मोमेंटम को बदलता है।
फोर्स मोमेंटम को बदलता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंपल्स विच इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, मैं फोर्स का इंपैक्ट कैसे मेजर कर सकता हूं? एक तरीका तो मैंने क्या बताया कि भैया कितना फोर्स लगा और कितने समय तक लगा, यह मुझे बताएगा कि उसका इंपैक्ट क्या है। एक और तरीका मैं देख सकता हूं, और तरीका क्या है? मैंने कहा कि फोर्स क्या होता है? फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है, फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है। सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स? इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितना मोमेंटम चेंज हुआ इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, कितना मोमेंटम चेंज हुआ इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। सो आई कैन ऑल्सो डिफाइन इंपल्स एज चेंज इन मोमेंटम, आई कैन डिफाइन इंपल्स एज चेंज इन मोमेंटम। आई बात समझ में आपको? और नहीं समझ में आई तो एक और तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा कि आई क्या है? हमने कहा कि आई क्या है? आई है इंटीग्रेशन एफ डी टी। आई क्या है बेटा? आई है इंटीग्रेशन एफ डी टी। ठीक है, तो देखते हैं भैया, इंटीग्रेशन एफ डी टी है ये, इंटीग्रेशन एफ डी टी है ये। और एफ क्या दिया मैंने आपको? एफ दिया डीपी बाई डी टी दिया मैंने आपको। तो मैंने बोला एफ कुछ और नहीं बल्कि क्या है? डीपी बाई डी है। और एक dt, ये वाला dt, ये dt कट गया। इंटीग्रेशन और dp क्या देगा आपको? इंटीग्रेशन और dp क्या देगा आपको? डेल्टा p देगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम देगा आपको। सो इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ये बात हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे अगर हमें समझ में आ रहा है कि इंपल्स क्या है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स है, और फोर्स क्या करता है? मोमेंटम को चेंज करता है। ये दो बातें अगर हमें समझ में आती हैं, ठीक है ना बेटा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम भी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इसी को बोलते हैं, दैट इंपल्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो हमने यहां पर यह बात सीखी कि डेल्टा पी, अच्छा डेल्टा पी को मैं एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम भी तो बोल सकता हूं ना। डेल्टा पी को मैं एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम भी बोल सकता हूं। इसका मतलब इंपल्स का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स हो या एवरेज फोर्स हो, कांस्टेंट फोर्स हो या एवरेज फोर्स हो, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे इंपल्स आएगा। कांस्टेंट फोर्स हो या एवरेज फोर्स हो, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे इंपल्स आएगा। वेरिएबल फोर्स हो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला है, एक और हमारे पास फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, वो है ग्राफ के जरिए। यहां पर इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि आई क्या है? आई क्या है बेटा? आई हम बोल सकते हैं इंपल्स इज एरिया अंडर, इंपल्स इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो कितने फॉर्मूले हमारे पास इन टोटल बन चुके हैं? कितने फॉर्मूले हमारे पास इन टोटल बन चुके हैं? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5। इंपल्स के ये 5 फॉर्मूला अब आपके सामने बेटा आ चुके हैं। ये पांचों फॉर्मूले के ऊपर आज हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इंपल्स के लिए। मैं एक जगह पर सारे फॉर्मूले एक लाइन में लिख देता हूं आप लोगों के लिए फिर से। मैंने बोला इंपल्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन एफ डी टी इफ एफ इज वेरिएबल, इंटीग्रेशन एफ डी टी इफ एफ इज वेरिएबल, और इट इज एफ एवरेज इनटू टी। नाउ हियर एफ एवरेज मतलब वेरिएबल होगा फोर्स तब भी लिख सकते हो, कांस्टेंट होगा तब भी लिख सकते हो। ये तब लिखोगे जब कांस्टेंट होगा, ये तब लिखोगे जब एफ कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट नहीं है तो या तो इंटीग्रेशन करोगे या फिर एवरेज लिखोगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और क्या लिख सकते हैं? इट इज एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ आपको देखना है, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ आपको देखना है। ये हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए हैं, इनके ऊपर हम आज बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, तो इंपल्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, कोई नहीं बताता इंपल्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो इसको अच्छे से, बढ़िया समझ लो इसको अच्छे से। इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, और ये हमने निकाल लिया इंपैक्ट इन 5 तरीके से। इनके ऊपर हम लगाएंगे बढ़िया से क्वेश्चंस। आइए चलिए, आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक एनिमेशन के साथ, जिसमें आपको एक बच्चा बॉल को किक करते हुए दिख रहा है और उसके बाद बॉल उसको ही मार रही है। ठीक है, खैर दैट्स द अदर स्टोरी। पहले आते हैं जब बॉल को किक किया जा रहा है तब क्या हो रहा है। तो एक फुटबॉलर है विच किक्स अ फुटबॉल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम। तो आपको बॉल का मास दे रखा है 0.3 केजी के बराबर। ठीक, किक करने पर क्या हुआ, किक करने पर क्या हुआ, किक करने पर इट गेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियली तो बॉल रेस्ट पर है, किक करने पर इट गेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ हिज फुट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट फॉर 10 मिली सेकेंड, मतलब जब इसने किक किया ना, तो किक कैसे होगा, बॉल को जब उसको किक करेगा तो कुछ देर के लिए बॉल और पैर जो है वो कांटेक्ट में आएंगे, वो बहुत टाइम छोटा होगा, 10 मिली सेकेंड का टाइम है। तो जितनी देर के लिए वो फोर्स लग रहा है, वो टाइम कितना लिया हमने, 10 मिली सेकेंड का टाइम लिया। कि 10 मिली सेकेंड के लिए बॉल और पैर के बीच में क्या आ रहा है, कांटेक्ट आ रहा है। तो क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि भैया बता दो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो हम बॉल के मोमेंटम में जो चेंज लिखेंगे वो लिखेंगे मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द मास, मास इज 0.3, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, इट इज 10 माइनस मास इज 0.3 अगेन, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियली द बॉल वाज एट रेस्ट। ओके, तो ये कितना है बेटा, ये है 3 माइनस 0, दैट मींस 3। नाउ momentum is mass into velocity. You can say that it is nothing but mass that is kilogram and velocity that is meter per second, तो पावर -1 मीटर सेकेंड पावर -1। ठीक है, अच्छा भाई, इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं। वो तरीका क्या है वो आपको यहां दिखेगा, देखो बेटा, that change in momentum is force into time, change in momentum is force into time, फोर्स इंटू टाइम है। ये देखो, चेंज मोमेंटम क्या है, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है यहां पर। ठीक है, चेंज मोमेंटम इज फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, दैट मींस मोमेंटम और चेंज मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। इसके हम न्यूटन इंटू सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आते वापस यहां पर, इसको आप 3 kg मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो और इसको 3 न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हो, इसको 3 न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हो। जो चेंज इन मोमेंटम की यूनिट होती है वही इंपल्स की भी यूनिट होती है, और जो चेंज इन मोमेंटम है ना, यही इंपल्स के भी बराबर होगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो हमने आंसर निकाला, दूसरे पार्ट का भी आंसर वही होगा। आई कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा पी ही होता है, और इसका मतलब कितना है, 3 न्यूटन सेकंड के बराबर है या 3 kg मीटर पर सेकंड के बराबर है, कुछ भी हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है एवरेज फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स निकालना है। तो कितना होता है बेटा एवरेज फोर्स, देखो तो आपके पास फॉर्मूला है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज नथिंग बट इंपल्स। एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज नथिंग बट इंपल्स। एवरेज फोर्स इनटू टाइम क्या है बेटा, इंपल्स के ही बराबर है। ठीक है, तो आते हैं वापस, तो हमने अपना फॉर्मूला लिखा बेटा यहां पर, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इंपल्स। तो व्हाट इज एवरेज फोर्स, तो हमने कहा एवरेज फोर्स इज इंपल्स डिवाइड बाय टाइम। एवरेज फोर्स इज इंपल्स डिवाइड बाय टाइम। इंपल्स कितना है, 3 न्यूटन सेकेंड, और टाइम कितना है हमारे पास बेटा, टाइम है 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मिली के लिए 10 की पावर -3 लिखा जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। तो ये 3 इंटू देखो 10 की पावर -3 था, 10 की पावर +1 था, 10 का -2 बचेगा, 2 बचेगा ऊपर। ठीक है, न्यूटन, मतलब 300 न्यूटन के बराबर उसको फोर्स फील हो रहा है, 300 न्यूटन के बराबर उसको फोर्स फील हो रहा है। बॉल का मास कितना था हमारे पास, 0.3 किलोग्राम, मतलब 3 न्यूटन का। उसका खुद का वजन कितना है, 3 न्यूटन का उसका वजन है,
लेकिन इसके पैर से जो उसको फोर्स फील हुआ वो 300 न्यूटन का फोर्स फील हुआ, मतलब 100 गुना ज्यादा फोर्स फील हो रहा है। तो जब कोलिजन होते हैं उस समय जो फोर्स लगते हैं वो काफी बड़े फोर्स लगते हैं, उसकी वजह से बॉल इतना दूर इतना तेजी से गई। तो जो फोर्स लगते हैं कोलिजन के दौरान वो बहुत बड़े होते हैं, और उनका कारण क्या है? उनका कारण है जो समय होता है वो बहुत छोटा होता है, जो कांटेक्ट का समय होता है वो बहुत छोटा होता है। जब बड़ा मोमेंटम छोटे समय में आए, जब बड़ा मोमेंटम का चेंज छोटे समय में आए, तो फोर्स काफी बड़ा होता है जो कोलिजन के दौरान होता है, जो आपने यहां पर देखा कि अपने वजन से 100 गुना फोर्स उसको यहां पर फील हुआ, अपने वजन से 100 गुना ज्यादा फोर्स, 100 टाइम्स फोर्स उसको यहां पर फील हुआ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेयर है जो कि यहां पर हमारे डोनाल्ड डक है। ठीक है, तो जो ये प्लेयर है एक बिलियर्ड बॉल को जिसका मास 500 ग्राम है, तो यहां पे लिखते हैं मास कितना है इसका 500 ग्राम, जिसका मतलब 0.5 किलोग्राम। ठीक है, उसको हिट कर रहा है, अपने स्टिक से हिट कर रहा है, और कितनी इंपल्स दे रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन में इंपल्स दिया गया है कि वो 100 न्यूटन सेकंड की इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है, 100 न्यूटन सेकंड की इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है। फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द बॉल। तो इंपल्स मिलने के बाद बॉल को कितनी स्पीड मिली ये हम जानना चाह रहे हैं। तो जैसे इसने हिट किया तो बॉल एक रफ्तार से आगे बढ़ी, बॉल एक रफ्तार से आगे बढ़ी है। ठीक है, तो बॉल को एक स्पीड मिल गई, तो वो स्पीड कितनी होगी ये हम जानना चाह रहे हैं। तो देखो, हमने यहां पर कहा कि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो अगर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल तो बॉल रेस्ट पर थी भैया, मारने से पहले बॉल चल थोड़ा नहीं थी, मारने से पहले बॉल रुकी हुई थी, उसके बाद मारा उसने अपने क्यू से, जब उसने उसको मारा तब उसके बाद स्पीड आई है, तो इनिशियल स्पीड तो 0 ही है। तो आई कैन से दैट इंपल्स इज नथिंग बट मास जो कितना है 0.5 kg है, और जो वेलोसिटी उसको मिल रही है वो हमें निकालनी है, तो v मान लेते हैं उसको, और जो इंपल्स की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 100 न्यूटन सेकंड के बराबर। ठीक, तो यहां से v की सब कुछ हमारा ऐसा यूनिट में है, तो v भी हमारा ऐसा यूनिट में ही आएगा कट उठाकर। तो कितना आएगा हमारे पास v? ये आएगा 100 डिवाइड बाय 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये 0 हटेगा, ये 0 ऊपर आएगा, तो ये आएगा बेटा 200 क्योंकि इंपल्स हमने 100 दे रखी है, काफी बड़ी इंपल्स दे दी हमने, तो बेटा 200 मीटर पर सेकंड की उसकी रफ्तार आ जाएगी। कि 200 मीटर पर सेकंड से बॉल जा रही है, तो बहुत तेजी से उसने मार दिया है, तो 200 मीटर पर सेकंड से बॉल जा रही है और इतना तेज है कि बॉल खुद टप्पा खा के उसके सर पे आगे गिर रही है और उसकी ये हालत हो गई है। ठीक है ना, खैर, तो v की जो वैल्यू आ रही है 200 मीटर पर सेकंड के बराबर हमने देखी आ गई है। अब बात करते हैं बेटा एवरेज फोर्स की। एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल इफ द टाइम ऑफ इंपैक्ट वाज 5 मिलीसेकंड्स। तो अब अगली इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए, उसमें दी जा रही है कि जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है वो है 5 मिलीसेकंड का, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकंड का टाइम ऑफ इंपैक्ट है। If the time of impact is 5 into 10 की पावर माइनस 3 seconds, then what is the average force? तो एवरेज फोर्स कितना होगा जो बॉल पे लगा हुआ। तो हम कहते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वापस हम अपने फॉर्मूले पे आएंगे। तो हम कहते हैं इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम इज एफ एवरेज इनटू द टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास था। तो व्हाट इज एफ एवरेज? एफ एवरेज कितना आएगा? हम बोलेंगे एफ एवरेज इज नथिंग बट इंपल्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, सो व्हाट इज द इंपल्स? इंपल्स कितना आएगा बच्चों? तो इंपल्स हमारे पास आ रहा है बेटा 100, जो हमें दे रखा है न्यूटन सेकंड, और जो टाइम है, टाइम कितना है बॉल का? केवल और केवल 5 मिली सेकंड का, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, कितना फोर्स आ रहा है, कितना ज्यादा फोर्स लगा दिया इसने। देखो इसे लगा दिया, ये 5 तो आया 20, तो ये 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है इसने। 20,000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है इसने, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया है इसने, इसलिए ये हाल इसका हो गया है। ठीक है ना, इसलिए इसका ये हाल अल्टीमेटली हो गया है। ठीक है, समझ गए आप कि यहां पर क्या हो रहा है, कैसे हमने स्पीड निकाली, कैसे हमने यहां पर एवरेज फोर्स निकाला है। फॉर्मूले हमारे पास जो दे रखे हैं हम उसका इस्तेमाल करते हुए चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब की बार हमारे पास क्या है, अब की बार हमारे पास है एक गन, ठीक है, और वो गन जो है टॉय गन है, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा है, उसमें एक स्प्रिंग लगा है, एंड वो आता है ना जिसमें आप पहले उसमें डालते हो, मतलब स्प्रिंग से उसको लोड करते हो, पुश करते हो तो स्प्रिंग उसमें लोड हो जाता है, और फिर क्लिक करते हो तो डार्ट जो है उसका निकल कर जाता है, वैसे कुछ यहां पर है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्प्रिंग लोडेड गन है which exerts a force of F बराबर 2t। अब देखिए ध्यान से देखना, फोर्स का दे रखा है, फोर्स है 2t के बराबर, तो बताओ इज द फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल, तो हम बोलेंगे फोर्स क्या है, यहां पर वेरिएबल फोर्स है। अच्छा, अगर वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना बेटा, क्या फॉर्मूला यूज होगा इंपल्स का, हम बोलेंगे बेटा इंपल्स होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है। आइए देखते हैं आगे, फिर कह रहा है कि फाइंड द इंपल्स इन द 5 सेकेंड, 5 सेकंड के अंदर कितना इंपल्स उस पर लगेगा, अगर ये फोर्स उस पर लगता जाए लगता जाए लगता जाए तो 5 सेकंड के अंदर उस पर कितना फोर्स लग जाएगा, ये हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो काफी लंबा समय हमने यहां पर ले लिया है 5 सेकंड, तो देखते हैं कितना इंपल्स यहां पर आता है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा बेटा इंपल्स निकालने के लिए 0 से लेकर 5 सेकंड तक, 0 से लेकर 5 सेकंड तक इंपैक्ट को जोड़ना होगा। तो यहां पर हमारे पास फोर्स है बेटा 2t के बराबर, और dt हमने यहां पर रख दिया, तो 2 हमने यहां लिया, t dt का इंटीग्रेशन को बेटा t स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कटेगा, 0 से लेकर 5 तक हमें करना है इंटीग्रेट, तो 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कितना है बेटा 25 न्यूटन सेकंड, 25 न्यूटन सेकंड, 25 न्यूटन सेकंड का हमारे पास क्या है बेटा इंपल्स आ गया, 25 न्यूटन सेकंड का हमारे पास क्या है बेटा इंपल्स आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करके हमें अपना आंसर को निकाल लेना है, इंटीग्रेशन करके हमें अपने आंसर को निकाल लेना है। क्वेश्चन के अंदर आपका ये चीज चेंज होती रहेगी, यहां पर टी दिया है, टी की जगह पे टी स्क्वायर दे सकते हैं, 1/t दे सकते हैं, √t दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहां पर आपको, तो फंक्शन बदलेगा। बेसिक मैथमेटिक्स में सारे इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखा दिया था, तो वहां से आप और देख सकते हैं हाउ टू इंटीग्रेट, अगर आपको नहीं आता है तो। ये हमने इंटीग्रेशन किया, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, विल गेट आवर आंसर 25 न्यूटन सेकंड का हमारा आंसर यहां पर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में आप बुलेट की स्पीड निकाल दो, अगर बुलेट का मास 200 ग्राम था, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में अगर हम वापस चले तो पिछले क्वेश्चन में हमने इंपल्स निकाला था 25 न्यूटन सेकंड, तो सबसे पहले हम इस इंपल्स को लिख लेते हैं, दैट मींस 25 न्यूटन सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला पार्ट हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसके बाद इसने कहा कि भैया 5 सेकंड, मतलब टी तो अभी भी 5 सेकंड ही हमको दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मास हमें दे रखा है कितना 200 ग्राम, मतलब इसको आप 0.2 kg भी कर सकते हैं। देखो साथ के साथ ही सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे हम, तो मास हम किलोग्राम में रखेंगे, टाइम हम सेकंड में रखेंगे, इंपल्स हमने 25 न्यूटन सेकंड रखी हुई है, ठीक है। कितना स्पीड हो जाएगा, कितना स्पीड, अब हमें इंपल्स पता है, फाइनल स्पीड निकालना है, इनिशियल स्पीड 0, तो हम लिखेंगे इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे हम, तो हम बोलेंगे कि क्या होगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे हम, इनिशियल तो 0 था हमारे पास, तो अब क्या बोला जाएगा यहां पर देखो इंपल्स कितना है 25, मास कितना दे रखा हमको 0.2, फाइनल स्पीड निकालनी है हमको, ठीक है, इनिशियल 0 है, इनिशियल 0 है, ठीक है। तो v फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v फाइनल की जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो होगी बेटा 25 डिवाइड बाय 0.2, ये 2 जाएगा ऊपर, क्या आएगा बेटा 125 मीटर पर सेकंड से बुलेट निकलती हुई चली जाएगी, 125 मीटर पर सेकंड से बुलेट निकलती हुई चली जाएगी उसमें से, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की, जिसमें पूछा गया एवरेज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बुलेट इन 5 सेकंड्स, कितना फोर्स लगेगा बुलेट के ऊपर 5 सेकंड के अंदर, कितना फोर्स लगेगा बुलेट के अंदर, एवरेज फोर्स। देखो फोर्स तो क्या हो रहा है यहां पर, देखो फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स बदलता चला जा रहा है, फोर्स इज चेंजिंग, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज चेंजिंग, वेरिएबल फोर्स है, तो 5 सेकंड में हर सेकंड पर फोर्स अलग अलग है, तो उसमें एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा पूरे फोर्स का, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हमने बोला एवरेज का फॉर्मूला होता है इंपल्स इज इक्वल्स टू एफ एवरेज इनटू टाइम, इंपल्स इज एफ एवरेज इनटू टाइम, पहले स्लाइड में बताया था आपको इंपल्स इज एफ एवरेज इनटू टाइम, तो यहां से हम बोल सकते हैं बेटा एफ एवरेज क्या है, एफ एवरेज हमारे पास है इंपल्स डिवाइड बाय टाइम, इंपल्स डिवाइड बाय टाइम, इंपल्स कितना है बेटा, इंपल्स है बेटा हमारे पास कितना 25 का, और समय कितना है हमारे पास 5 सेकंड का समय है, तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स इज 5 न्यूटन, एवरेज फोर्स इज 5 न्यूटन, हमको मिला बेटा एवरेज फोर्स इज 5 न्यूटन, इंपल्स डिवाइड बाय टाइम, इंपल्स डिवाइड बाय टाइम, इंपल्स 25 है, टाइम कितना है 5,
तो हमको मिलेगा 5 न्यूटन का एवरेज फोर्स की 5 न्यूटन का एवरेज फोर्स कंटिन्यूसली उसके ऊपर लगता हुआ चला जा रहा है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में आपको? बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न में बढ़ रहे बेटा, इसमें कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास है 500 ग्राम का, एक बॉल है जिसका मास है बेटा 500 ग्राम का, जिसको ड्रॉप किया गया है 45 मीटर की हाइट से। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है 500 ग्राम का, या फिर इसको हम 0.5 किलोग्राम कह सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, डायग्राम बनाते रहिएगा। ठीक है ना, डायग्राम नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, डायग्राम छोड़ोगे तो गलती कर बैठोगे ना कहीं। ठीक है ना, तो हमने कहा कि ये बॉल है और 0.5 केजी की ये बॉल है और 45 मीटर से इसको कर दिया गया है ड्रॉप। 45 मीटर से इसको यहां से क्या करा, ड्रॉप किया, और ये ड्रॉप करने के बाद नीचे आएगी। ड्रॉप करने के बाद क्या आएगी, नीचे आएगी। ठीक है बेटा, अब नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है बॉल और उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब नीचे एक रफ्तार से टकराएगी, नीचे जब पहुंचेगी तो एक रफ्तार से नीचे टकराने वाली है। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद रिबाउंड कर रही है, टकराने के बाद रिबाउंड कर रही है, रिबाउंड कर रही है 20 मीटर तक की हाइट तक। तो यहां से जब रिबाउंड कर रही है तो किस हाइट तक रिबाउंड करा उसने रिबाउंड किया बेटा 20 मीटर की हाइट तक रिबाउंड किया। 45 मीटर से गिरी, 20 मीटर तक रिबाउंड किया। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इलास्टिक कोलिजन तो नहीं है। अभी इलास्टिक कोलिजन क्या होता है आगे बात करेंगे। खैर, जिस हाइट से गिरा उस हाइट तक वापस नहीं आई है, 20 मीटर तक उसने रिबाउंड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस तो हमने नहीं ली है, एयर रेजिस्टेंस हमने निगलेक्ट करी, एयर रेजिस्टेंस हमने क्या करी, निगलेक्ट करी। एंड द बॉल स्पेंड्स 10 मिलीसेकंड इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। मतलब जब बॉल इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आई तो बॉल कैसे आई होगी, ये ग्राउंड है, बॉल आई होगी, आने के बाद पिचकी होगी, इस तरीके से पिचकी होगी और फिर उसके बाद दोबारा से ऐसे उठकर ऊपर गई होगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो ये कांटेक्ट रहा, वो कांटेक्ट रहा आपके पास कितना, ये रहा 10 मिलीसेकंड का कांटेक्ट, 10 मिलीसेकंड का कांटेक्ट रहा। ठीक है ना, 10 मिलीसेकंड का कांटेक्ट रहा। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं बेटा। तो हम लिख रहे हैं यहां पे कि जो कांटेक्ट है वो कितनी देर के लिए है, वो है 10 मिलीसेकंड के लिए कांटेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अगर 10 मिलीसेकंड का कांटेक्ट यहां पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि देन फाइंड द इंपल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। ग्राउंड ने बॉल के ऊपर कितना इंपल्स लगाया है ये आपको निकालना है। बहुत शानदार बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको पॉज करेंगे, कमेंट में इसको लिखेंगे। ठीक है ना, और फिर चेक करेंगे आपका सही आया कि नहीं आया है। ठीक है बेटा, बहुत ही भन्नाट क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से करना है, टाइम लेना है, 5 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉज करके बढ़िया से इसको सॉल्व करके कमेंट जो है लिख दो कि सर मेरा आंसर ये आ रहा था। अब करेंगे इसको चेक। ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, जब ये नीचे गया तो एक रफ्तार से टकराएगा, एक रफ्तार से टकराएगा, वो रफ्तार कितनी होगी, तो हमें पता है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर या मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है कि h हाइट से गिरने पर, h हाइट से गिरने पर क्या रफ्तार होती है टकराने की, क्या रफ्तार होती है बेटा टकराने की। तो h हाइट से जब पार्टिकल गिरता है तो उसकी रफ्तार होती है बेटा √2gh, √2gh। अगर अभी तक नहीं पता था बेटा इसको याद कर लो। अगर एयर रेजिस्टेंस हमने निगलेक्ट करी है, अगर एयर रेजिस्टेंस हमने निगलेक्ट करी है तो h हाइट से ड्रॉप करने पर, h हाइट से ड्रॉप करने पर वो √2gh से टकराता है, h हाइट से ड्रॉप करने पर वो √2gh से टकराता है। ये बात आपको होनी चाहिए मालूम। ठीक है, तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये h 45 मीटर है तो किस रफ्तार से टकराएगा, h अगर 45 मीटर है तो किस रफ्तार से टकराएगा। तो अब बोलेंगे v इक्वल्स टू √2g और h की जगह डालेंगे 45, h की जगह डालेंगे कितना 45। तो कितना हुआ बेटा, ये हुआ बेटा 900 का रूट कितना होता है 30। तो 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से वो टकराने वाला है, 30 मीटर पर सेकंड से वो टकराने वाला है। तो किस रफ्तार से कोलिजन हुआ, किस रफ्तार से कोलिजन हुआ बेटा, जो कोलिजन हुआ वो हुआ बेटा 30 मीटर पर सेकंड से कोलिजन हुआ, 30 मीटर पर सेकंड से कोलिजन हुआ। तो किस रफ्तार से रिबाउंड करेगा ये, क्या इसके रिबाउंड करने की रफ्तार भी 30 ही होगी, नहीं। क्या इसके रिबाउंड करने की रफ्तार भी 30 होगी, नहीं होगी। तो बेटा रिबाउंड की रफ्तार कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें हाइट पता है कितनी है, हमें हाइट पता है कितनी है 20। तो अगर ये u स्पीड से ऊपर फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं,
मैक्सिमम हाइट का, और वो भी नहीं आता इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। देखो यहां पर बेटा स्पीड 0 होगी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 होगी, ठीक है। अगर आपको हाइट का फॉर्मूला जो होता है ना u²/2g होता है, u²/2g होता है। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं पता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो बेटा। तो लगा देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए। मैं कह रहा हूं पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, मान लिया u स्पीड से 20 मीटर, वो ऊपर गया और रुक गया, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g मतलब 10 के बराबर है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यूज करेंगे बेटा, हमें स्पीड निकालनी है, तो v² = u² + 2as यूज कर देंगे। v कितना बेटा हमारे पास 0 है, v कितना हमारे पास 0 है, तो हम बोलेंगे 0 का स्क्वायर = u कितना है निकालना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना, 2 × 10, और s ऊपर कितना गया बेटा 20 ऊपर गया है ये, ठीक है बेटा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, u की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 400 हो गया ये, और उसका अंडर रूट हो गया, मतलब 20 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब ऊपर भागा 20 मीटर पर सेकंड से, ऊपर भागा 20 मीटर पर सेकंड से, नीचे आ रहा था 30 से, ऊपर भागा 20 मीटर पर सेकंड से। और अब हम निकालना चाहते हैं कि देन फाइंड द इंपल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल, ग्राउंड बॉल के ऊपर कितना इंपल्स लगा रहा होगा। तो बड़ा एक काम करते हैं, यहां पर हम पहले एक बार एक स्लाइड को जो है वो जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आइए और इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था यहां पर, देखो क्वेश्चन था हमारे पास 0.5 kg का बॉल था, 0.5 kg का हमारे पास बॉल था, ठीक है, और टकराया 30 से, रिबाउंड किया 20 से, टकराया 30 से, रिबाउंड किया 20 से। आइए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन ये बचा कि एक ग्राउंड है, ठीक है, और एक बॉल है, ये बॉल टकरा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और फिर ये बॉल रिबाउंड कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और जो बॉल का मास है, तो बॉल का मास है वो है 0.5 kg के बराबर, 0.5 kg के बराबर आपके पास बॉल का मास है। निकालना है इंपल्स, इंपल्स निकालना है बेटा। तो इंपल्स कितना होता है, इंपल्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। मास चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो बेटा ध्यान रखना है यहां पर, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए आपको वहां पर बेटा डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो यहां पर चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, अब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पहले वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, अब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तब क्या होगा वो देखते हैं यहां पर, ठीक है। ऊपर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तब क्या होगा देखते हैं। देखो हम बोलेंगे बेटा इंपल्स कितना आएगा, इंपल्स आएगा मास, मास कितना बेटा 0.5, ठीक है, इंटू वी। फाइनल, फाइनल ऊपर की तरफ है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 20, पॉजिटिव लेंगे, माइनस इनिशियल, बेटा इनिशियल नीचे की तरफ है तो लिखेंगे -30 लिखेंगे उसको, -30, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आने वाला ध्यान रखना। तो बेसिकली जो चेंज हुआ, अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, बच्चे गलतियां करते हैं, तभी कहता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत भन्नाट क्वेश्चन है, इसलिए कहा था मैंने आपको कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहां तक मैक्सिमम बच्चा निकाल लेता है, तो थोड़ा सा भी सिंसियर बच्चा होता है, जो पढ़ रहा होता है, सारे लेक्चर देख रहा होता है ना, वो बच्चा यहां तक निकाल लेता है, 30-20 निकाल लेता है, उसको दिक्कत नहीं है 30-20 निकालने में। उसको परेशानी किसमें आती है, यहां के बाद जो करता है, उसको लगता है कि भैया पहले रफ्तार थी 30, अब रफ्तार है 20, तो चेंज हुआ 10 का। पहले रफ्तार थी 30, अब है 20, तो चेंज हुआ 10 का, लेकिन यहां पे 10 का चेंज नहीं, यहां पे 50 का चेंज है। पहले 30 नीचे थी, अब 20 ऊपर है, पहले 30 नीचे थी, अब 20 ऊपर है। जब डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो ना, तो ऐड कर देना पड़ता है, जब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो ऐड करना पड़ता है, 30 और 20 50 करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कितना है 0.5 20 + 30, 0.5 into 50, that is 25 न्यूटन सेकेंड इज द इंपल्स। और ये इंपल्स पॉजिटिव आ रही, मतलब ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ आ रही है। 1D मोशन के अंदर जब केवल एक डायरेक्शन हो रही, मतलब दो ही डायरेक्शन है, ऊपर या नीचे, तो हम आई कैप या जे कैप लिखने के बजाय प्लस या माइनस से भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो प्लस का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, को मैंने ऊपर की तरफ माना था। और आप देख सकते हो कि जमीन उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाने वाली है, जब बॉल टकराएगी तो जमीन ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, मतलब इंपल्स ऊपर की तरफ रहेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में इंपल्स होती है बेटा। आगे बेटा बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड बता दो।
तो हमने कहा कि हमारा इंपल्स कितना आया, हमने कहा हमारा इंपल्स जो आया वो आया 25। इंपल्स कितना आया हमारे पास, आया 25 न्यूटन सेकंड आया है। अब एवरेज फोर्स निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो टाइम कितना आया था बेटा हमारे पास, देखो टाइम कितना था हमारे पास, 10 मिली सेकंड का टाइम था, टाइम हमारे 10 मिली सेकंड का, ठीक है। तो 10 मिली सेकंड का हमारे पास टाइम था, तो हम आते हैं यहां पर और टाइम लिखते हैं 10 मिली सेकंड को, इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड या फिर 10 की पावर -2 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है F या फिर हम लिखते हैं I इज इक्वल टू F एवरेज इंटू टी, या फिर F एवरेज इज इक्वल टू I डिवाइड बाई टी। व्हाट इज I? I is 25 and divided by T, T is 10 की पावर -2, that means 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन। सो आप देख सकते हैं यहां पर भी क्या था, कोलिजन हो रहा था और एक बहुत बड़ा फोर्स इस बॉल पे लग रहा था। बॉल जो कि केवल 5 न्यूटन मास की थी, आधा किलोग्राम या 5 न्यूटन, 0.5 किलोग्राम या 5 न्यूटन था उसका मास, और यहां पे उसको लग रहा कितना, 500 गुना फोर्स, मतलब 2500 न्यूटन का फोर्स उसको फील हो रहा, अपने से 500 गुना फोर्स, अपने वजन से 500 गुना फोर्स उसको फील हो रहा है ऊपर की तरफ। आ रही है बात समझ में आपको? तो काफी बड़ा फोर्स जो है वो लगता है, इसलिए वहां पे डिफॉर्मेशंस आती हैं, कोलिजन के अंदर एनर्जी का लॉस होता है, डिफॉर्मेशंस आती हैं, ठीक है ना, वो रिकवर भी होती हैं। उन सब के बारे में हम आगे बातें करेंगे धीरे धीरे जब बढ़ेंगे। बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास m है, ये हिट करती है बेटा एक वॉल को एट ए स्पीड ऑफ v। तो कह रहा है कि हमारे पास एक वॉल है और एक बॉल है, बॉल जो है वो हिट कर रही है इस वॉल को कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से। इस बॉल का मास हमें m दिया। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ध्यान रखना, ठीक है। और कितने एंगल पे हिट कर रही है बेटा, ये एंगल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है थीटा एंगल दे रखा है हमें, ठीक है ना, विद द हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में दे रखा है, ठीक है। और रिबाउंड कर रही है ये सेम स्पीड से, रिबाउंड करेगी कुछ इस डायरेक्शन में, सेम स्पीड से रिबाउंड कर रही है, ठीक है, स्पीड भी है और सेम एंगल भी है, सेम एंगल भी है। फाइंड द इंपल्स ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल, ठीक है ना। वॉल इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी वो हम जानना चाहते हैं, ये फोर्स कितना होगा, सॉरी ये इंपल्स कितना होगा ये हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें लिखना है वापस से इंपल्स होता क्या है, हम लिखेंगे इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पर हम खाली प्लस माइनस से नहीं कर सकते, हमें वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें आई कैप जे कैप पे कूदना पड़ेगा। तो हमने बोला कि लेट अस से दिस डायरेक्शन इज आई कैप एंड दिस डायरेक्शन इज जे कैप। अब वेक्टर को लिखने के लिए आपको इसको आई कैप और जे कैप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए तोड़ के देखते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो बॉल है, थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, और ठीक है हमारे पास जो ये बॉल है इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, एक बनेगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल भी थीटा है, थीटा के साथ वाला होता है बेटा कॉस थीटा और दूसरा होता है बेटा साइन थीटा। थीटा के साथ वाला होता है कॉस थीटा, दूसरा होता है साइन थीटा। बेटा अच्छे से अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा ये एंगल हमारे पास कितना है बेटा, थीटा एंगल है ये, तो थीटा के साथ वाला क्या होगा बेटा, कॉस थीटा होगा और दूसरे वाला क्या होगा बेटा, साइन थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा होगा। आइए ये बेटा इनिशियल है और ये बेटा आपका फाइनल है, टकराने के बाद ऐसे गई बॉल, ठीक है, ऐसे आई ऐसे गई, तो ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक। अच्छा जी अब आते हैं, देखिए इनिशियल के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मास ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो ये v cos थीटा आई कैप के डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे बेटा v cos थीटा इन आई कैप डायरेक्शन। अब तो ये वाला कंपोनेंट है कितना है, v sin थीटा, तो लिखेंगे प्लस v sin थीटा इन j कैप डायरेक्शन। तो ये आई कैप में है और j कैप में, आई कैप में है और j कैप में है, ठीक है। ये तो बेटा इनिशियल हो गया, माइनस लिखते हैं फाइनल, और फिर ये उल्टा लिख दिया मैंने, इनफैक्ट उल्टा लिख दिया मैंने, तो एक बार रब करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, गलत कर दिया भाई हमने, कोई नहीं, आगे देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, फिर से ठीक करेंगे। अभी अलग सर होते तो क्या कहते बेटा, छी 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 छी, ये क्या कर दिया मैंने, है। चलिए आइए, खैर यहां पर मास कितना है हमारे पास, मास तो हमारे पास m है। फाइनल देखना है हमें, फाइनल 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 देखना है हमें। आज खाने में मुझे चावल नहीं मिलेगा, आज खाने में मुझे चावल नहीं मिलेगा, छी 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 मैंने क्या किया है, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर क्या है, ठीक है। देखो v cos थीटा माइनस आई कैप में है, v cos थीटा माइनस आई कैप में है बेटा, तो v cos थीटा कहां पर है बेटा, माइनस आई कैप में है, माइनस आई कैप। अब ठीक है, v sin थीटा कहां पर है, v sin थीटा कहां पर है बेटा, v sin थीटा
जे कैप में माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए वी आई क्या है, वी इनिशियल लेना है तो कितना था, वी कॉस थीटा आई कैप में और वी साइन थीटा जे कैप में, वी साइन थीटा जे कैप में। ठीक है, वी साइन थीटा जे कैप में। ठीक है, अब बात समझ में आई आपको? ठीक है बच्चों, अब देखो वी साइन थीटा जे कैप माइनस वी साइन जे कैप कट जाएगा, ये तो बराबर आ रहा, कट जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस आई कैप, ये भी माइनस आई कैप, तो ये ऐड हो रहा है, तो ये देखो माइनस 2mv कॉस थीटा आई कैप, माइनस 2mv कॉस थीटा आई कैप। ये हमारे पास इंपल्स आ गया, ये हमारे पास इंपल्स आ गया। नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव आई कैप का मतलब क्या, पहले बात तो जे कैप में नहीं है, नेगेटिव का मतलब जे कैप में नहीं है, माइनस है का मतलब इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं डायरेक्शन पहले ही बना दी थी जो कि इंट्यूटिव थी पहले से, कि नॉर्मल ऐसे लगेगा, दीवार ऐसा फोर्स लगाएगी, नॉर्मल लगाएगी ऐसे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा, मतलब माइनस आई कैप में लग रहा, मतलब माइनस आई कैप में हमारे माइनस 2mv cos थीटा आई कैप। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक बहुत शानदार शॉट। ठीक है, तो एक बैट्समैन है, कौन है ये, थोड़ा सा आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कि आप इनको पहचान पाएंगे। अगर आप क्रिकेट के ट्रू फैन हैं तो आप इनका नाम पहचान लेंगे। ठीक है ना, कमेंट में लिख के बताइए कौन है प्लेयर। ठीक है, खैर एक बैट्समैन हिट्स एन इनकमिंग बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। तो एक बॉल आ रही थी, ठीक है, और बॉल इधर जा रही थी। ठीक है, बॉल इधर जा रही थी। ठीक है, फिर क्या किया इस बैट्समैन ने, मास दे रखा है बॉल का, हम साथ साथ लिखते चलेंगे 0.2 kg एंड इट चेंजेस इट्स स्पीड बाय 60 डिग्री। तो बॉल ऐसे जा रही थी और शॉट मारने के बाद बॉल कुछ ऐसे जा रही, कुछ एंगल से डेविएट कर गई। ठीक है, कुछ एंगल से डेविएट कर गई, बॉल ऐसे आ रही थी और टक्कर मारने के बाद बॉल जो है वो अब ऐसे जा रही है, और कितने एंगल से डेविएट हो चुकी है, वो 60 डिग्री से डेविएट हो चुकी है। बॉल ऐसे जा रही थी, 60 डिग्री से डेविएट हो गई। आई बात समझ में आपको? ओके, अब क्या कह रहा है कि स्पीड इसकी सेम रही, स्पीड सेम रही, पहले भी आ रही थी 40 मीटर पर सेकंड से, अब जा भी रही है 40 मीटर पर सेकंड से, केवल डायरेक्शन जो है उसको दे दी गई है। फाइंड द इंपल्स अप्लाइड बाय द बैट ऑन द बॉल। बैट बॉल के ऊपर कितना इंपल्स लगाएगा ये आपको बताना है। पॉज करके फटाफट आंसर निकाल के मेंशन करेंगे आप, देखते कितना आंसर आपका आता है, कितना मेरा आता है। ठीक है, क्या होता है इंपल्स? इंपल्स क्या होता है? ये होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डायरेक्शन लेनी पड़ेंगी, डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी यहां पर। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन मेरा आई कैप है और नीचे वाला मेरा जे कैप है। देखो वो मेरे हाथ में, हर बार जरूरी नहीं कि मैं राइट में और नीचे मानूं, मेरी मर्जी में कहीं भी मान सकता हूं, उसके हिसाब से लिखा जाएगा, उसके हिसाब से आप जज करेंगे। ठीक है, मैंने इधर आई कैप माना, इधर नीचे जो है जे कैप मान लिया। देखो इनिशियल लिखना बड़ा आसान, अब मैं गलती नहीं करूंगा, मैं समझ गया हूं, मैं गलती नहीं करूंगा, बच्चों के साथ ऐसे नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये इनिशियल जो था हमारे पास, इनिशियल जो हमारे पास था वो आई कैप में था, तो 40 आई कैप लिखेंगे उसको। ठीक है, फाइनल क्या था, फाइनल देखो फाइनल क्या था हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल क्या हमें करने पड़ेंगे, टुकड़े। फाइनल क्या हमें करने पड़ेंगे बेटा, टुकड़े। टुकड़े करते हैं इसके, ये इधर और ये इधर, तो 40 cos 60, 40 cos 60, और नीचे कितना आ रहा, 40 sin 60 नीचे आ रहा। cos 60 कितना होता है बेटा, cos 60 होता है कितना बताओ, तो होता है 1/2, मतलब 20। sin 60 कितना होता है √3/2, मतलब कितना हुआ बेटा 20 √3 हुआ। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखोगे, फाइनल कैसे लिखोगे, तो फाइनल होगी बेटा इस डायरेक्शन में, मतलब आई कैप में कितनी है, आई कैप में कितनी है, आई कैप मैंने रखा, आई कैप में कितनी है 20 आई कैप है, और नीचे मतलब पॉजिटिव जे नीचे रखा, जी से कितनी है प्लस 20 √3 जे है, 20 √3 जे हमारे पास आ गई। आई बात समझ में? तो व्हाट इज द इंपल्स, तो हम बोलेंगे बेटा इंपल्स इज इक्वल्स टू मास, जो कितना है 0.2, फाइनल कितना है 20 आई कैप प्लस 20 √3 जे कैप माइनस इनिशियल कितना 40 आई कैप, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू माइनस 20 आई कैप प्लस 20 √3 जे कैप। अब यहां से मुझे 20 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, 20 निकाल लेते हैं बाहर, तो 20 इंटू 0.2 होता है बेटा 4 आई कैप माइनस में प्लस √3 जे कैप। ये आया बेटा, ये हमारे पास इंपल्स का मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारे पास इंपल्स का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो इंपल्स का सर आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, बट इंपल्स की वैल्यू कितनी होगी, इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बेटा वो होगा 4
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट ऑफ 3 और 1 4, 8 हमारे पास यहां पर आ रहा है। ये हमारे पास 4 आ गया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 4 का रूट होगा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 न्यूटन सेकंड हमारा आंसर है, 8 न्यूटन सेकंड हमारा आंसर आ गया बेटा इंपल्स का। आ रही बेटा बात समझ में आपको? इस तरीके से अपना आंसर निकालेंगे, आई कैप जे कैप में लेते हुए आंसर निकालेंगे, और इसका जो नाम है, इस प्लेयर का जो नाम है, लेजेंड का जो नाम है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा था कि ग्राफ के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, तो उस क्वेश्चन को हम फटाफट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ है और कह रहा है कि इंपल्स बताओ कितना होगा 10 सेकंड के अंदर। तो बेटा मास 2 किलोग्राम आपको दे रखा है, तो इंपल्स मैंने कहा था इंपल्स इज नथिंग बट एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, बेटा आपको। अब उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये एक ट्रेपीजियम है बेटा, ट्रेपीजियम है, ठीक है। जब ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया होता है बेटा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 2 पैरेलल दिख रही है मुझे, तो ये कितना हमारे पास बेटा, ये हमारे पास 10 है, और ये कितना बेटा हमारे पास, देखो तो ये 2 है, ये 6 है, तो इनके बीच में कितना 4, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड जो कि कितना है 20 है, तो 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बेटा इंपल्स आ जाएगा। इंपल्स विल बी 14 into 10 that is 140 न्यूटन सेकंड, 140 न्यूटन सेकंड इज द इंपल्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। तो 2 kg का मास है, 140 न्यूटन सेकंड की इंपल्स है, ठीक है। कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में अगर इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी तो फाइनल स्पीड बता दो कितनी होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि जो इंपल्स होता है वो होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इंपल्स कितना आया था आपका बेटा 140 आया था, इंपल्स कितना आया था बेटा 140 आया था, ठीक है। तो देखो इंपल्स है 140, मास कितना है बेटा आपके पास, मास आपको कितना देख रहा है 2 किलोग्राम, मास है 2 किलोग्राम, तो मास है 2 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमको, इनिशियल कितना देते आपको 2, बच्चा गलती करता है, बच्चा इनिशियल लिखता नहीं, बच्चा इनिशियल भूल जाता है, होता है आई इक्वल टू डेल्टा पी एम इनटू वी करके निकालता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल लिखना है, इनिशियल कितना 2 आपके पास, ठीक। तो 70 आया ये प्लस 2 आया आपके पास वीएफ, वीएफ की वैल्यू 72। सो 72 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बॉल को मिल जाएगी, 72 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बॉल को मिल जाएगी। तो बॉल इस रफ्तार से निकल जाएगी, ठीक है ना। जब उस बॉल हो या जो भी ऑब्जेक्ट हो उसके साथ ये होने वाला है, ठीक है बेटा। आइए बढ़ते हैं आगे। चैलेंजर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने दिया था एक चैलेंजर आपको, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट करे, बहुत सारे बच्चों ने कहा, क्या लिखा क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, कि कौन जीतेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मोटा आदमी जीतेगा, बहुत सारे कहा सर मस्कुलर आदमी जीतेगा, और बहुत सारे बच्चों ने कहा सर टाई होगा, कोई नहीं जीतेगा, वो दोनों अपनी ही जगह पर फिसल कर गिर जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें बेटा दे रखा था कि जो यहां पर जमीन है ना ये स्मूथ है एकदम, ठीक है बेटा। तो जो जमीन थी वो एकदम स्मूथ आपको दे रखी है, तो ये जमीन एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ये स्मूथ आपको दे रखा है, ठीक है। और यहां पर एक फैट गाय है और एक मस्कुलर गाय है, लेकिन ये पतला है, ये खूब जिम जो जाता है, बहुत पतला सा है ये, ठीक है, लेकिन इसने खूब मसल्स बिल्ड कर रखे हैं, तो ही इज अ मस्कुलर गाय। बट इसका जो वजन है ये एक फैट गाय से कम है। तो फैट गाय ने क्या किया, ये रस्सी को अपने ऊपर बांध लिया, इस रस्सी को अपने ऊपर बांध लिया और इसको बोला कि बेटा खींच। तो जितने जान होते जान तो खींच, ठीक है। और देखना ये है कि कौन जीतने वाला है, क्या ये मस्कुलर गाय जीतेगा या फिर ये फैट पर्सन जीतेगा, ठीक है। तो मस्कुलर गाय का वो फोर्स लगाएगा, पर जैसे ही वो फोर्स लगाएगा रस्सी जो होगी वो टाइट हो जाएगी, रस्सी क्या होगी बेटा टाइट हो जाएगी। जब रस्सी टाइट हो जाएगी ना, तो रस्सी के टाइट होने के बाद, रस्सी के टाइट होने के बाद जितना फोर्स इस आदमी पे लगेगा उतना ही फोर्स इस फैट पर्सन पर भी लगेगा। इसको आप बोलते हो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं,
रस्सी दोनों एंड पर, दोनों पे बराबर फोर्स आपके ऊपर लगाने वाली है। तो दोनों पे बेटा बराबर फोर्स लग रहा होगा, दोनों पे बेटा बराबर फोर्स लग रहा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा तो क्या दोनों बराबर एक्सेलरेशन से चलेंगे? अब दोनों पे फोर्स रहा है तो दोनों चलने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कौन तेज चलेगा कौन धीरे चलेगा। वही एग्जांपल है बेटा अर्थ और एप्पल का। अर्थ और एप्पल के बीच में फोर्सेस बराबर थे, लेकिन अर्थ नहीं चलती, अर्थ बिल्कुल ना के बराबर चलती है, लेकिन एप्पल बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है। वही चीज यहां पर भी है बेटा कि जो मस्कुलर पर्सन की एक्सेलरेशन होगी, जो मस्कुलर पर्सन की एक्सेलरेशन होगी वो होगी जो फोर्स मस्कुलर पर्सन पे लग रहा है डिवाइड बाय मास ऑफ द मस्कुलर पर्सन। ठीक है, और एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन होगी मस्कुलर पर्सन की आगे होगी, फैट पर्सन की इस डायरेक्शन में होगी। और ये कितनी होगी बेटा? फैट पर्सन की एक्सेलरेशन ए फैट कितना होगा? ये होगा बेटा एफ डिवाइड बाय मास ऑफ द फैट पर्सन। अब देखो बेटा, फैट पर्सन का मास मस्कुलर पर्सन के मास से ज्यादा है, तो इसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। ज्यादा फोर्स से कम चलता है, ज्यादा फोर्स से कम चलता है, ठीक है ना। तो अगर हमने बराबर फोर्स लगाया तो ये कम चलेगा, ये ज्यादा चलेगा, दोनों ही खींचेंगे। ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, लेकिन क्योंकि इसका मास कम है, फोर्स बराबर है, तो ये ज्यादा चलेगा, ये कम चलेगा। और जो बीच वाली लाइन रहती है इसके अंदर, उसको पहले ये मस्कुलर पर्सन पार कर जाएगा तो मस्कुलर पर्सन बेटा हार जाएगा और फैट गाय जीत जाएगा। तो हम कहेंगे फैट गाय विल विन। तो बेटा जिन जिन बच्चों ने कहा था कमेंट के अंदर कि फैट गाय विल विन, वो जीत चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको मिलता है एक और क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? हमने ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैलेंजर दिया था, जिसमें हमने कहा था हाउ विल द मंकी डाई। इसमें हमारे पास क्या था? इसमें बेटा हमारे पास एक पेड़ था, बड़ा सा हमारे पास बेटा एक पेड़ था, और इस पेड़ के ऊपर यहां पर बेटा एक मंकी बैठा हुआ था। ठीक है, यहां पर एक मंकी बैठा हुआ था। ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक हंटर था। यहां पर नीचे हमारे पास यहां पर क्या था? एक हंटर था जिसके पास एक धनुष था। ठीक है, और उसने तीर चला दिया था। उसने जो तीर की डायरेक्शन थी, इनिशियल तीर की डायरेक्शन थी, वो बिल्कुल मंकी की तरफ पॉइंट करी हुई थी, बिल्कुल मंकी की तरफ पॉइंट करी हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही उसने ये धनुष से तीर को छोड़ा, वैसे ही ये मंकी गिर गया। वैसे मंकी क्या हुआ? गिर गया। तो अब मंकी गिर रहा है, लेकिन धनुष से जो ये तीर निकला है ना, ये तीर भी बेटा स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलता है। ये तीर बेटा स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलता है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल की तरीके से क्या होता है बेटा? एक पैराबोला में जाता है। ये भी बेटा प्रोजेक्टाइल की तरीके से एक पैराबोला में जाता है। ठीक है, और ये जो तीर है वो कुछ इस तरीके से बेंड होता हुआ जाएगा, वो कुछ इस तरीके से बेटा बेंड होता हुआ जाएगा, देखना अभी। ठीक है, और कुछ यहां कहीं पर जाकर इस तरीके से वो पैराबोला बना रहा होगा, इस तरीके से कुछ पैराबोला बना रहा होगा। ठीक है, और मंकी यहां से गिर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीर मंकी को लगेगा या नहीं लगेगा? मंकी कैसे मरेगा? क्या वो तीर खा के मरेगा या जमीन पे गिर के मरेगा? मंकी तीर खा के मरेगा या जमीन पर गिर के मरेगा, ये क्वेश्चन था। तो बेटा इसको हम चाहें तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम वो समझा देते हैं आपको। तो हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था, और हमारा कॉन्सेप्ट ये था, हमारा कॉन्सेप्ट बेटा ये था कि पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल is a straight line. Path of a projectile as seen from another projectile is a straight line. एक प्रोजेक्टाइल से देखने पर दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। एक प्रोजेक्टाइल से देखने पर दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब जब मंकी गिरेगा उसको तीर पैराबोला पे चलता हुआ नजर नहीं आएगा, उसको तीर एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर आएगा, उसको तीर एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर आएगा। इनिशियली तीर मंकी की तरफ जा रहा था तो मंकी को लगेगा तीर हमेशा उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मंकी के लिए तीर एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर इनिशियली उसकी तरफ आ रहा था तो हमेशा उसकी तरफ आएगा, हमेशा उसकी तरफ आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, दैट मींस इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब बेटा ये है
कि जब तीर यहां कहीं पर होगा तो मंकी यहां कहीं पर होगा, जब तीर यहां कहीं पर होगा तो मंकी यहां कहीं पर होगा, जब तीर यहां कहीं पर होगा तो मंकी यहां कहीं पर होगा। ठीक है, तो हमेशा हमेशा जो मंकी है उसको लगेगा कि तीर उसकी तरफ ही आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, जिसका नाम था हिडन कॉन्सेप्ट्स करके एक नाम था उसका, आप देख सकते हैं उसको, उसका चैलेंजर हमने यहां पर उठाया था। ठीक है बेटा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा सा मैथमेटिकली हो जाए तो मजा आ जाए। ये तो आपने कॉन्सेप्ट से बता दिया, लेकिन सर फील नहीं आ रही है, थोड़ा मैथमेटिकली हो जाए तो मजा आ जाए, मैथमेटिक्स हमारा स्ट्रांग है, थोड़ा मैथमेटिकली आप हमें करा दो। ठीक है, तो देखो बेटा मैथमेटिकली बताता हूं आपको। देखो अगर यहां पे ग्रेविटी नहीं होती, अगर यहां पे ग्रेविटी नहीं होती तो मंकी के गिरने के बावजूद भी मंकी यहीं पर होता और तीर बिल्कुल सीधा चलता हुआ मंकी को लग जाता। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो, ठीक है, तो देखो तीर पूरा h हाइट चलता और मंकी को लग जाता। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे h हाइट कितनी है, तो मान लेते जो तीर है उसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय लग रहा है t, तीर को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में समय लग रहा है कितना t, और उसकी ऊपर की तरफ रफ्तार है मान लेते हैं v2, इधर रफ्तार है v1। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बेटा कि v2 इंटू टी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू h। ये कब बोल सकते हैं बेटा, ये हम तब बोल सकते हैं जब ग्रेविटी नहीं थी, जब ग्रेविटी नहीं थी। अच्छा अगर ग्रेविटी है तो वो h पे पहुंचा ही नहीं, वो तो कुछ y पे पहुंचा, वो h पे पहुंचा ही नहीं, वो कुछ y पे पहुंचा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं बेटा v2 इंटू टी, v2 इंटू टी, v2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है ना बेटा, तो यू वाई डायरेक्शन में लिया हमने, v2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज वाई। तो जब ग्रेविटी नहीं थी तो पहुंचा पूरा h पे, जब ग्रेविटी थी तो वो पहुंचा कहां पे, y पे। अच्छा y कितना है, इसको मैं h बोल सकता हूं मैं, तो y कितना है, y है h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y कितना है h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब ये तीर जब यहां पे इस लाइन पे पहुंचेगा तो वो h से कितना नीचे होगा, वो h से कितना नीचे होगा, वो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे होगा, वो h से हाफ जी टी स्क्वायर नीचे होगा, मतलब y कितना है, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा बंदर कितना नीचे आया होगा, बंदर कितना नीचे आया होगा, तो बंदर आया होगा मान लेते हैं d डिस्टेंस नीचे, और वो कितना है उसका, बंदर का u तो जीरो ही है ना, बंदर का u तो जीरो ही है। ठीक है, तो होगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो बंदर भी हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आया, और जो तीर है वो भी h से हाफ जी टी स्क्वायर नीचे ही तो है। तो ग्रेविटी की वजह से बंदर भी हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आया और तीर भी हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आया, दोनों हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आए थे, इसे दोनों के दोनों यहां पर मिल जाएंगे और बंदर आखिरकार तीर खाकर ही मरेगा, बंदर आखिरकार तीर खाकर ही मरेगा। बंदर बैठा रहता तो बच जाता, गिर गया तो मर जाएगा, तीर से ही मरेगा। ये बात आपको आ गई होगी समझ। हमने कॉन्सेप्ट से भी जो हमने बताया था उससे समझा दिया, और मैथमेटिकली भी हमने आपको दिखा दिया कि मंकी तीर खाकर ही मरने वाला है, मंकी इज गोइंग टू बी डेड बाय दी एरो, किल्ड बाय दी एरो। आगे बात समझ बेटा। तो बेटा आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, अगली क्लास में मिलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। एंड रिमेंबर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। बेटा जो आज मेहनत करेंगे उसको असली फल कल मिलेगा। आज मेहनत करनी पड़ेगी, कल को अच्छा करने के लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। याद रहे आपको जो भी कुछ मिलता है, आप आज जो भी हो, आपको जो भी कुछ मिलता है, यू डिजर्व इट, यू एक्चुअली डिजर्व इट, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर। आप जो आज मेहनत करने वाले हो ना, उसका फल ही कल मिलने वाला है। कल अगर आप फेल हो जाते हो, रिमेंबर यू डिजर्व इट। कल अगर आपका रैंक 1 आता है, रिमेंबर यू डिजर्व इट। अगर फेल हो रहे हो मतलब आपने मेहनत नहीं करी है, अगर रैंक 1 आ रहा है मतलब आपने उसके लिए उतनी मेहनत करी है, यू डिजर्व इट। ठीक है, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर। और आपको डिजर्व करने के लिए आईआईटी या नीट या मेडिकल या इंजीनियरिंग जो भी आप करना चाहते हो, वो डिजर्व करने के लिए आपको मेहनत आज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स फ्रॉम टुडे और अच्छे से मेहनत करो बेटा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, अगले लेक्चर में मिलेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।